हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्यन को फ्रॉक पहने देखकर अनिका बेहद खुश हो गई। उसने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे आईने के सामने खड़ा किया। आर्यन ने जैसे ही अपने आप को आईने में देखा, उसका मुंह शर्म से लाल हो गया। इतनी शर्म उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। उसने अपने दांत कचकचाए। एम्बारसमेंट में आर्यन ने अपने गाल फुला लिए और उसके गुब्बारे की तरह फूले हुए गाल और आंखों में गुस्सा लिए आर्यन ने हिम्मत जुटाई। उसने आईने में अपने आप को देखा। उसको एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वह आईने में अपने आप को देख रहा था। रिया का फ्रॉक ऊपर से स्लीवलेस था और नीचे से खुली हुई अम्ब्रेला की तरह लग रहा था। आर्यन को लगा जैसे मिरर के सामने तो वो खुद खड़ा है, मगर मिरर के अंदर रिया खड़ी थी। अनिका ने एक हाथ से आर्यन के दोनों गाल पकड़कर उसे किस कर किया और कहा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी लिटिल प्रिंसेस। ज्योति बुआ तुम्हें देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। आर्यन ने अपने दांत दबाकर गुस्सा कंट्रोल करते हुए अनिका से कहा, थैंक यू सो मच मॉम, बट आई एम नॉट अ प्रिंसेस। अनिका को आर्यन की यह बात अजीब नहीं लगी। उसे पता था कि रिया को लड़कियों जैसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं, मगर आज वह बहुत खुश थी कि उसके कहने पर रिया ने यह फ्रॉक पहनी थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल की कैबिन में कामिनी डॉक्टर अग्रवाल का इंतजार कर रही थी। कामिनी को इस बात का डर नहीं था कि डॉक्टर अग्रवाल उसे क्या सजा देंगे, बल्कि वो तो अभी भी अपनी इंसल्ट का बदला अनिका से कैसे लिया जाए उसके बारे में सोच रही थी। डॉक्टर अग्रवाल अपनी कैबिन में आए और कामिनी को देखकर तुरंत बोले, यू हैव रूइंड द प्रेस्टीज ऑफ दिस हॉस्पिटल। डॉक्टर अमृता इतनी नाराज हो गई कि जाने से पहले मुझे भी मिली नहीं। द होल हॉस्पिटल इज असैम्ड ऑफ यू। मैनेजमेंट की तरफ से हमने डॉक्टर अमृता को एक अपोलोजाइज लेटर भी भेजा है। यह सब तुम्हारी हरकत की वजह से। डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी को देखा कि वो तो अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल की बातों की तरफ उसका कोई भी ध्यान नहीं था। डॉक्टर अग्रवाल ने अपने दोनों हाथ अपनी डेस्क पर पटके वो खड़े होकर गुस्से से बोले, आई एम टॉकिंग टू यू कामिनी, लिसन टू मी। कामिनी अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई और डॉक्टर को गुस्से में देखकर बोली, काम डाउन सर प्लीज, आई एम रियली वेरी सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर अग्रवाल को कामिनी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, मगर वह जानते थे एमबीबीएस की डिग्री की क्या वैल्यू होती है। इसलिए डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी को एक फाइनल वार्निंग दी और कहा, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी इस मेडिकल कॉलेज से रेस्टिगेट कर सकता हूँ, एंड आई कैन मेक श्योर कि तुम्हें और किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना मिले। मगर मैं जानता हूँ एमबीबीएस डिग्री की क्या वैल्यू होती है। यू आर वन ऑफ द टॉपर, इसलिए मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर अग्रवाल ने हाथ से इशारा करते हुए कामिनी को बाहर जाने को कहा। कामिनी बिना देर किए कैबिन से निकलने लगी। डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी को रोका। वो अपने टेबल से चलकर कामिनी के पास आए और उसे कहा, देखो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री ले लो, तुम तब तक किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी और ह्यूमैलिटी नहीं है। कामिनी ने अपने चेहरे पर दिखावे की उदासी वाले एक्सप्रेशन दिए, जैसे उसे बहुत पछतावा हो रहा था। फिर उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, आई एम सॉरी सर, गॉट माई लेसन। क्या मैं अब जा सकती हूँ? बुआ की दवाई का टाइम हो गया है। डॉक्टर अग्रवाल ने उसे इशारे से जाने को कहा, मगर वह जानते थे कामिनी ने जो कहा है वह उस पर कभी कायम नहीं रह सकती। रूम नंबर 32। कमरे में प्रीति ज्योति बुआ के पलंग पर उनके पैरों के पास जाकर बैठ गई और सेब काट रही थी। तभी एक नर्स कमरे में आकर ज्योति बुआ की दवाइयाँ अरेंज करने लगी। ज्योति बुआ ने धीरे से आंखें खोली और नर्स से पानी मांगा। प्रीति ने तुरंत उठकर टेबल पर रखा पानी का गिलास लिया। नर्स ने ज्योति बुआ को सहारा देते हुए बेड पर बिठा दिया। जब प्रीति ज्योति बुआ को पानी पिलाने लगी तो नर्स ने कहा, आप बहुत लकी हैं, बल्कि यह समझ लीजिए कि यह आपका दूसरा जन्म है। अगर डॉक्टर अमृता ने आपका ऑपरेशन नहीं किया होता तो आपका बचना बहुत मुश्किल था। नर्स से डॉक्टर अमृता की तारीफ सुनकर प्रीति को अपनी दीदी के लिए बहुत प्राउड फील हो रहा था, मगर उसकी मजबूरी थी, वह किसी को यह सीक्रेट बता नहीं सकती थी। आगे नर्स ने यह भी कहा, डॉक्टर अमृता तो डॉक्टर अग्रवाल के कहने पर भी कभी हमारी हॉस्पिटल में आई नहीं थी, मगर आपकी भतीजी के एक मेल पर वो बिना फीस के आपका ऑपरेशन करने तैयार हो गई। यह बात सुनते ही ज्योति बुआ की आंखों में आंसू आ गए। नर्स के और प्रीति के सहारे
वापस बेड पर लेटते हुए उन्होंने कहा, मेरी अनिका है ही इतने साफ मन की, इतनी बड़ी डॉक्टर भी उसे मना नहीं कर पाई। ज्योति बुआ ने यह कहा ही था कि उसके सामने अनिका खड़ी थी। अनिका के इस नए अवतार को देखकर ज्योति बुआ हैरान रह गई। उनके मुंह से अचानक निकल गया, रोहिणी भाभी। रोहिणी गुलेरिया अनिका की माँ थी। अनिका को अचानक बदले हुए अवतार में देखकर ज्योति बुआ को एक सेकंड ऐसा लगा जैसे उसके सामने रोहिणी भाभी खड़ी थी। प्रीति ने ज्योति बुआ के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, मम्मी यह रोहिणी मामी नहीं है, अनिका दीदी हैं। प्रीति की बात सुनते ही ज्योति बुआ ने अपने दोनों हाथ अनिका की ओर फैला दिए। अनिका की आंखों से उसे बिना पता चले ही आंसू बहने लगे। उसने ज्योति बुआ की गोद में सर रख दिया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर काफी देर तक बिना कुछ बोले रोते रहे। कुछ देर बाद ज्योति बुआ की नज़र दरवाजे के पास खड़े आर्यन पर गई। ज्योति बुआ ने एक हाथ से इशारा करके उसे अपने पास बुलाया। अनिका ने आर्यन की ओर देखा और कहा, आओ रिया, बुआ नानी के पास आओ। आर्यन अभी भी फ्रॉक में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वह धीरे धीरे चलकर ज्योति बुआ के पास आया। ज्योति बुआ उसे देखते ही उसकी नज़र उतारने लगी और बोली, कितनी प्यारी लग रही है नन्ही गुड़िया, इसे देखो तो ऐसा लगता है जैसे परियों के देश से सीधी उतर कर हमारे घर में आई है। भगवान इसे हर बुरी नज़र से बचाए। यह कहकर ज्योति बुआ आर्यन की बलाई लेने लगी। फिर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए प्रीति और अनिका से कहा, देख लेना यह लड़की एक दिन फिल्म की हीरोइन बनेगी। कमरे में खड़े सब लोग ज्योति बुआ की इस बात पर हंसने लगे। आर्यन को अपने बारे में यह सारी बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। वह मन ही मन सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था कि कैसे भी करके आज का दिन ढल जाए और वह जल्द से जल्द इस फ्रॉक में से बाहर निकलकर अपने नॉर्मल कपड़ों में वापस आ जाए। कुछ देर बातें करने के बाद ज्योति बुआ को थकावट महसूस हुई। अनिका ने उन्हें सहारा देकर फिर से बिस्तर पर लेटा दिया। अनिका के चेहरे पर हाथ फेरते हुए ज्योति बुआ ने कहा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे रोहिणी भाभी मेरे सामने खड़ी हो, बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वैसी ही आंखें। ज्योति बुआ आगे कुछ कहने जाए उससे पहले पीछे से एक आवाज आई, और उतनी ही चालबाज। जब इस आवाज की ओर सबका ध्यान गया तो देखा कि कामिनी और मनीषा दरवाजे से अंदर आ रहे थे। अनिका को देखकर कामिनी की आंखों में जैसे खून सवार हो गया था। ज्योति बुआ की खबर पूछे बिना ही कामिनी ने अपनी शिकायतों की लिस्ट सुनाना शुरू कर दिया। बुआ, आपको याद है ना कि अनिका ने खानदान पर कितनी बड़ी कालिक पोती है। इसकी वजह से पूरे शहर में हमारी कितनी बेइज्जती हुई है, और अब अपनी नाजायज औलाद को बेशर्मों की तरह यहाँ सबके सामने लेकर आई हैं, और आप बजाय इसके कि इसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दें, इसे प्यार जता रही हैं। कामिनी की बातों से सहमत होकर मनीषा ने कहा, माफ कीजिएगा ज्योति बहन, आपसे यह उम्मीद नहीं थी मुझे। चलो, प्रीति तो नादान है, इसकी बातों में आ गई, लेकिन आप तो समझदार हैं, दुनिया देखी है आपने। आप जानती नहीं, जब आप यहाँ जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही थी, तब हमने अनिका से जरा सी मदद मांगी और वह हम सबको पीठ दिखाकर चली गई थी। आप जिए या मरे, इस बात की भी परवाह नहीं की इस बेशर्म ने। सब कुछ जानते हुए भी प्रीति सच नहीं कह सकती थी, मगर अनिका की बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। प्रीति ने मनीषा की बात का जवाब देते हुए कहा, आपने दीदी से उनकी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी मांगी थी। फार्मा कंपनी ऐसे कैसे आपके नाम कर देती। प्रीति की यह बात सुनकर मनीषा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी आवाज ऊंची करके बोली, देखा, अब इस प्रीति को बड़े छोटे का लिहाज भी नहीं रहा, संगत का असर है। ज्योति बहन, अभी कहती हूँ, इस प्रीति को अनिका की संगत से दूर ही रखें। खुद तो अपनी नाक कटवा ही चुकी है सालों पहले, पता नहीं प्रीति से क्या क्या करवाएगी। मनीषा के मुंह से ऐसी बात सुनकर ज्योति बुआ को बहुत बुरा लग रहा था। उनके ऑपरेशन के घाव अभी ताज़ा थे। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में मनीषा से कहा, देखो भाभी, ऐसी बातें मत करो, मुझे अनिका पर उतना ही भरोसा है जितना प्रीति पर। और देखो, हमारी नन्ही गुड़िया रिया भी तो यहाँ है, कम से कम उसके सामने ऐसी बातें ना करे तो अच्छा होगा। मनीषा की नज़र आर्यन पर पड़ी। वो आर्यन के पास आई। मनीषा की बड़ी डरावनी आंखें देखकर आर्यन मनीषा से दूर जाने की कोशिश करने लगा। मनीषा उसका मुंह पकड़कर चारों ओर घुमाकर उसे देखने लगी। मनीषा ने थोड़ी देर आर्यन को गौर से देखा और फिर अनिका से कहा, बहुत प्यारी लगती है तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा भी अब तक कुछ इसी कद काठी का हो गया होगा। मनीषा के मुंह से यह बात सुनते ही अनिका के होश उड़ गए। उसने मनीषा से पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं। मनीषा मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी,
कहना तो मुझे बहुत कुछ है, मगर सवाल यह है कि तुम सुनना चाहती हो या नहीं। सुना है अपने बेटे को ढूंढने के लिए काफी मेहनत कर रही हो तुम। गलत लोगों को फोन मिलाने से कुछ नहीं होगा। असलियत जानती हैं तो उनसे पूछो जो असलियत जानते हो। मनीषा के मुंह से यह बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि मनीषा को कैसे पता लगा कि वह यहाँ अपने बेटे को ढूंढने आई है। अनिका अब लगभग मनीषा के आगे गिड़गिड़ाने लगी। देखिए, आपको उसके बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बताएं। प्लीज, आपको जो भी करना है मेरे साथ कीजिए। उस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा है? मनीषा पूरी तरह से अनिका पर हावी हो चुकी थी। मनीषा जानती थी कि अपने बेटे का पता जानने के लिए अनिका कुछ भी कर सकती थी। उसने अनिका के सामने एक शर्त रखी। अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, तो तुम्हें उनके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मनीषा ने अपनी पर्स से कुछ स्टाम्प पेपर निकाले और बेड के बगल में टेबल पर रख दिए। फिर एक पेन अनिका के हाथ में देकर बोली, बस इन कागजात पर तुम्हें अपने हाथों से अपनी सिग्नेचर कर देनी है। अपनी माँ की फार्मा कंपनी कामनी के नाम कर दो। जैसे यह काम कर दोगी, मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि गुलेरिया परिवार उसकी माँ की फार्मा कंपनी हथियाने के लिए इतना नीचे गिर गए थे। मगर इस वक्त उसके लिए दुनिया में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी था तो वह था उसके बेटे का पता जानना। वो जानने के लिए अनिका कुछ भी कर सकती थी। अनिका ने मनीषा के हाथ से पेन ली और टेबल के पास जाकर डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने लगी। आर्यन सब कुछ सुन चुका था। वो जानता था कि यह कंपनी अनिका के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज उसे इस बात का भी पता चल गया कि उसकी मॉम उसे ढूंढने के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने को तैयार थी। आर्यन का प्यार अनिका के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया। वो नहीं चाहता था कि अनिका अपनी मॉम की आखिरी निशानी किसी और को दे दे, मगर वह जानता था कि अगर वह सबके सामने सब सच बता देगा तो अनिका उसे और रिया को लेकर चली जाएगी और उसके पापा अकेले रह जाएंगे। रिया और आर्यन का प्लान ये था कि वह एक साथ पूरी फैमिली की तरह रहें, ना कि हमेशा की तरह अलग अलग। लगभग एक ही सेकंड के अंदर आर्यन के मन में यह सारे ख्याल फ्लैश हो गए। जब उसने अनिका की ओर देखा तो अनिका डॉक्यूमेंट पर साइन करने लगी। उसे टेबल पर नर्स ने रखी कुछ दवाइयां दिखी। आर्यन ने एक बोतल को हाथ मारकर डॉक्यूमेंट पर गिरा दिया। बोतल में से सारा सिरप डॉक्यूमेंट्स पर गिरा। अनिका की साइन भी उसी के साथ डॉक्यूमेंट पर से मिट गई। मनीषा दौड़कर टेबल के पास आई। उसने डॉक्यूमेंट्स उठाकर देखा तो सारे डॉक्यूमेंट्स खराब हो चुके थे। उसने ऊंची आवाज में आर्यन को डांटना शुरू कर दिया। यह क्या किया तुमने शैतान बच्ची, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। बदतमीज, जानती हो यह डॉक्यूमेंट कितने इंपॉर्टेंट थे। अनिका ने मनीषा को रोकते हुए कहा, जाने दीजिए, बच्ची है, उसे क्या पता गलती से बोतल गिर गई होगी। तभी पीछे से कामिनी बोली, गलती करने में बेटी भी माँ पर गई है। शाबाश, देखते जाओ आगे क्या क्या गलती करती है। कामिनी की इस बात पर अनिका की पेशेंस खत्म हो गई। उसने कामिनी को आंख दिखाते हुए कहा, खबरदार, अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी आगे कहा है तो उस दिन की मार भूल गई हो तो फिर से याद दिला दूं। मनीषा भी अनिका की इस धमकी से कुछ कुछ डर गई थी। उसने सिचुएशन शांत करते हुए कहा, चलो जाने दो, बच्ची ही तो है। एक काम करती हूँ, दूसरे डॉक्यूमेंट बनवा देती हूँ, चलो सब घर चलें। अनिका ने कहा कि वो रिया को होटल छोड़कर घर आएगी। अनिका की इस बात को मनीषा ने तुरंत मान लिया। वो बस इस बात से खुश थी कि अनिका वो फार्मा कंपनी कामिनी को देने के लिए तैयार हो गई थी। वह यह मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। जैसे ही अनिका रिया को लेकर हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकली, मनीषा और कामिनी भी उसके पीछे पीछे निकले। अनिका को टैक्सी में बैठते हुए देख मनीषा ने कामिनी से कहा, मैं घर चलकर डॉक्यूमेंट्स बनाती हूँ, तू जाकर अनिका का पीछा कर। अगर उसने अपना मन बदल दिया तो मुझे फोन कर देना। मनीषा ने कामिनी से कहा कि वो अनिका का पीछा करे। यहाँ अनिका आर्यन को लेकर टैक्सी में बैठने लगी। तभी आर्यन ने जिद की कि वो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर ही बैठेगा। अनिका के लिए रिया की ऐसी जिद बहुत आम बात थी। उसने आर्यन को टैक्सी की आगे वाली सीट पर बैठाकर खुद बैक सीट पर बैठ गई। टैक्सी के चलते ही कामिनी भी अपनी गाड़ी में अनिका की टैक्सी का पीछा करने लगी। आर्यन जानता था कि उसे जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना अनिका उसे होटल छोड़ने के बाद कामिनी के साथ घर जाकर एग्रीमेंट पर साइन कर देंगी। आर्यन ने अपनी जेब में से सनी का दिया हुआ फ़ोन रखा था। उसने चुपके से वो फ़ोन निकाला और रिया को मैसेज किया,
हमें जल्द ही किसी अननोन ईमेल एड्रेस से मम्मी को ईमेल भेजना होगा। क्या ये काम तुमसे हो सकता है? आर्यन ने मुड़कर पीछे देखा। अनिका खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी आर्यन के फ़ोन पर रिया का मैसेज आया। मेरी गेमिंग की दुनिया में मैं काफ़ी हैकर्स को जानती हूँ जो मेरे फैंस हैं। तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर मेल में लिखना क्या है? आर्यन चुपके से रिया को एक मैसेज टाइप करने लगा। पीछे बैठी अनिका को लग रहा था कि रोज़ की तरह रिया अपने मोबाइल में गेम खेल रही है। उसके मन में इस वक्त सिर्फ दो सवाल चल रहे थे। कहीं कामिनी के नाम करने के बाद भी अगर उन लोगों ने उसे अपने बेटे के बारे में नहीं बताया तो? बचपन से लेकर आज तक मनीषा और कामिनी ने अनिका के साथ कुछ अच्छा भी नहीं किया था। उन्हें देखते हुए उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। और दूसरा सवाल ये था कि आखिर उस छोटी सी फार्मा कंपनी में ऐसा क्या था जो गुलेरिया और डोगरा खानदान किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहते थे। अनिका को एक बात का विश्वास हो गया था कि ज़रूर उस कंपनी में ऐसा कोई राज छुपा है जो जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अनिका ये सोच ही रही थी, तभी उसकी नज़र अपने मोबाइल की फ्लैश होती हुई स्क्रीन पर पड़ी। उसके नोटिफिकेशन में किसी अननोन ईमेल एड्रेस से एक मेल आया था। उसने जब मेल खोलकर देखा तो मैसेज पढ़कर हैरान हो गई। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे बेटे के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम एग्रीमेंट साइन मत करना। मैसेज पढ़ते ही तुरंत अनिका ने उस ईमेल एड्रेस पर फिर से मैसेज भेजने की कोशिश की, मगर किसी वजह से उसका मेल उस एड्रेस पर डिलीवर नहीं हो पा रहा था। इस बात से अनिका बहुत हैरान हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये मेल किसका हो सकता था और वो इस इंसान को कैसे कांटेक्ट करे। टैक्सी होटल पैराडाइज के गेट में एंटर हुई। कामिनी भी अनिका का पीछा करते हुए अपनी कार में होटल पैराडाइज के अंदर चली गई। गेट पर पहुंचते ही आर्यन टैक्सी से उतर गया। आर्यन ने जल्दी से अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। उसे पता था कि होटल में काफ़ी स्टाफ मेंबर्स उसे पहचानते थे। अनिका अब भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे इस बात का पता भी नहीं चला कि टैक्सी होटल पहुंच चुकी थी। एक गेट कीपर ने टैक्सी का दरवाज़ा खोला और अनिका से कहा, वेलकम टू होटल पैराडाइज मैम। बाहर खड़े आर्यन ने भी प्यार से कहा, मॉम हम पहुंच गए, बाहर आ जाओ। अनिका को अचानक ही एहसास हुआ कि वह होटल पहुंच चुकी थी। अनिका इस वक्त बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न में थी। उसे इस बात का पता नहीं चल रहा था कि उसे मनीषा की बात मानकर फार्मा कंपनी कामिनी के नाम कर देनी चाहिए या फिर उस अननोन ईमेल के मेल का इंतज़ार करना चाहिए। आखिर वो भरोसा करती तो किस पर करती? आर्यन ने बड़ी इनोसेंटली अनिका से पूछा, मॉम क्या तुम वापस जाकर एग्रीमेंट पर साइन करने वाली हो? अनिका ने कुछ देर सोचने के बाद आर्यन की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, मम्मा कहीं नहीं जा रही। अनिका आर्यन का हाथ पकड़कर होटल के अंदर जाने लगी। ठीक होटल के दरवाजे पर कामिनी ने उसका रास्ता रोक लिया। कामिनी की आंखों में लालच साफ नजर आ रही थी। कामिनी ने अनिका से पूछा, क्या तुम पेपर साइन करने घर नहीं आ रही हो? अनिका रास्ता बदलकर लॉबी में आगे चलने लगी। कामिनी उसका पीछा करने लगी। इस बार कामिनी ने आवाज़ बढ़ाकर अनिका से पूछा, तुमने मम्मी को कहा था कि तुम घर आ रही हो एग्रीमेंट साइन करने, तुम अपनी ज़बान से बदल कैसे सकती हो? इस बात का अनिका ने करारा जवाब दिया, क्या भरोसा है कि तुम लोग भी अपनी ज़बान से नहीं बदलोगे? अगर मैं वो कंपनी तुम्हारे नाम कर दूं और उसके बाद तुम मुझे मेरे बेटे के बारे में ना बताओ तो ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत हो। ये कहकर अनिका ने लिफ्ट का बटन दबा दिया और लिफ्ट के आने का इंतज़ार करने लगी। कामिनी लॉबी में खड़ी हुई मनीषा को फ़ोन लगा रही थी। अनिका आर्यन के साथ लिफ्ट के अंदर गई। दरवाज़ा बंद होने से पहले उसने कामिनी से कहा, अगर तुम कंपनी चाहती हो तो पहले मेरे बेटे को मेरे सामने लाओ। अगर मुझे मेरा बेटा मिल गया उसी वक्त मैं कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगी। बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि होटल की लॉबी में शोर मचना शुरू हो गया। सारे लोग एक और दौड़ने लगे। एक तकरीबन 50 साल का आदमी अचानक ज़मीन पर गिर गया था। सब चिल्ला रहे थे, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। अनिका ने आर्यन की ओर देखा और कहा, रिया तुम ऊपर कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ। अनिका ये कहकर लिफ्ट के बाहर निकल गई। उधर रूम में रिया अपनी फेवरेट बॉर्बी डॉल के बाल बना रही थी। रोहित सोफा पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रिया बार बार अपनी बॉर्बी डॉल के बाल बनाकर अलग अलग हेयर स्टाइल रोहित को दिखाती। रोहित लगभग हर बार बिना देखे कह देता, वेरी नाइस। बॉर्बी डॉल के बॉक्स के साथ एक बड़ी सी किट भी दी गई थी। बॉर्बी के कई सारे ड्रेसेस, उसके नेकलेस, उसकी ज्वेलरी, उसके जूते। रिया कभी उसका ड्रेस बदलती तो कभी उसकी ज्वेलरी, कभी उसके सैंडल बदलती
तो कभी उसकी नेल पेंट। हर बार अपनी बॉर्बी को सजा कर वो रोहित का अप्रूवल जरूर लेती और रोहित बिना बॉर्बी को देखे हर लुक की तारीफ कर देता। थोड़ी देर बाद जब रोहित लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा था, रिया ने उससे पूछा, हाउ इज शी लुकिंग डैड? फिर से बिना देखे रोहित ने कह दिया, ग्रेट। फिर 3 सेकंड बाद रिया ने फिर से वही सवाल पूछा, हाउ इज दिस लुकिंग डैड? रोहित ने फिर से वही जवाब दिया, ग्रेट। अचानक रिया ने रोहित का लैपटॉप बंद कर दिया और रोहित से कहा, डैड, आप एट लीस्ट एक बार मेरी डॉल को देख तो लेते। आप कब से बिना देखे हर लुक को ग्रेट ग्रेट कहे जा रहे हो। हाउ मीन ऑफ यू डैड? जब रोहित ने रिया की तरफ देखा तो रिया के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसके गाल लाल हो चुके थे। उसे देखकर एक पल के लिए रोहित को लगा कि बॉर्बी डॉल से ज़्यादा खूबसूरत तो उसका अपना बेटा आर्यन लग रहा था। रोहित को हमेशा से चाहिए था कि आर्यन भी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बच्चा बने, जो कि इस वक्त रिया थी। रोहित को बस कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो था तो उसके बेटे का बर्ताव, उसकी बदली हुई पसंद। रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए रोहित ने कहा, सॉरी आर्यन बेटा, डैड को अभी एक ज़रूरी काम करना है। तुम्हारे साथ बाद में खेलूंगा, आई प्रॉमिस। और हाँ, तुम्हारी डॉल सच में बहुत खूबसूरत है, मगर तुमसे थोड़ी कम। ये बात सुनकर रिया बहुत खुश हो गई। रिया एक समझदार बच्ची थी। वो जानती थी कि जब बड़े काम कर रहे हों तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उसने रोहित से कहा, ओके डैड, आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू फॉर सम टाइम। मैं अपनी डॉल के साथ अपने बेडरूम में खेलूंगी। ओह सॉरी, खेलूंगा। रिया अपनी बॉर्बी डॉल और उसकी किट लेकर अपने कमरे में चली गई। रोहित शौक होकर रिया को जाते हुए देखने लगा। तभी डोर बेल बजी। रोहित ने दरवाज़ा खोला तो सनी हाँफता हुआ दरवाजे से अंदर आया और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। सनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो 24 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़कर आया हो। वो हाँफता हुआ डाइनिंग टेबल के पास आया और जग में से सीधे मुंह लगाकर पानी पीने लगा। रोहित ने उसे डाइनिंग टेबल की चेयर पर बिठाया और पूछा, क्या हुआ? तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें जो काम दिया था वो किया? सनी हाँफते हुए ही रोहित के साथ बात करने लगा और बोला, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। नाम अनिका गुलेरिया। बचपन में वो काफ़ी मोटी थी। 6 साल पहले कुणाल डोगरा के साथ शादी हुई थी उनकी। शादी के दूसरे ही दिन पता चला अनिका किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। डोगरा खानदान को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया। अनिका ने एक बच्ची को जन्म दिया और फिर उसके पापा गौतम गुलेरिया ने उसे कहीं भेज दिया। ये सारी बातें लगभग 6 साल पहले की हैं। अब उन साल के दरमियान अनिका ने क्या किया, कहाँ रही, किसके साथ रही, उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। वो मोटी और बदसूरत अनिका गुलेरिया कैसे अब एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश औरत बन गई, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। ये सारी बातें सुनकर रोहित एक गहरी सोच में पड़ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि जितना ज़्यादा वो अनिका के बारे में जानने की कोशिश करता है, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है अनिका को समझना। आखिर कौन थी वो और उसका मकसद क्या था? आर्यन पर होने वाला अनिका का प्रभाव अच्छा या बुरा, ये भी कह पाना मुश्किल था। ये सोचते हुए अचानक रोहित का ध्यान उसके कमरे में लगे सिक्योरिटी मॉनिटर पर गया। उसने देखा कि होटल की लॉबी में काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं। एक आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसके आसपास काफ़ी लोग जमा हो चुके थे। होटल पैराडाइज में जितने भी गेस्ट आते थे, सारे हाई प्रोफाइल लोग थे। किसी भी तरह का एक्सीडेंट या लापरवाही होटल मैनेजमेंट की रेपुटेशन को खतरे में डाल सकती थी। होटल पैराडाइज लॉबी। होटल लॉबी के ठीक बीचों बीच एक 50 साल के करीब का आदमी ज़मीन पर लेटा था। उसके हाथ पाँव में कोई मूवमेंट नहीं थी, सांसें रुक चुकी थी। उसके पास ही बैठी उसकी वाइफ ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए लोगों को बुला रही थी। हस्बैंड वाइफ के पहनावे से साफ पता चल रहा था कि दोनों काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग थे। लोगों की भीड़ में से जगह बनाकर कामिनी बीच में आई और सबसे कहा, आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट, लेट मी हैंडल इट। कामिनी ने उस आदमी की नब्ज चेक की। उसकी पल्स बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी और अब किसी भी वक्त बंद हो सकती थी। कामिनी ने उस आदमी को सीपीआर देना शुरू कर दिया। अपने दोनों हाथ पेशेंट के सीने पर रखकर वो कंप्रेस देने लगी। बार बार झटके देने के बावजूद पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कामिनी ने झटकों की इंटेंसिटी बढ़ा दी। कुछ देर और ट्राई करने पर भी पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कामिनी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी उस आदमी को बचाने के लिए। उस आदमी को बचाना उसका काम ही नहीं बल्कि एक मकसद था कि अगर उसने ऐसे किसी हाई प्रोफाइल आदमी की जान बचा ली तो कल सुबह वो एक इंटरनेट सेंसेशन होगी। तभी अचानक अनिका
कामिनी के बगल में आकर बैठ गई। अनिका ने पेशेंट के चेस्ट को अपने दोनों हाथों से 2 बार कंप्रेशन देने की कोशिश की। उसे पेशेंट की छाती में पानी का दबाव महसूस हुआ। तभी उसने कामिनी को सीपीआर देने से रोक दिया। इस बात पर कामिनी सबके सामने चिल्लाने लगी, ये क्या कर रही हो तुम? किसी की जान खतरे में है। एक डॉक्टर को उसका काम करने से मत रोको। अनिका ने कामिनी से कहा, सीपीआर इन पर काम नहीं करेगा। कामिनी के पास यह मौका था अनिका को सबके सामने नीचा दिखाने का। कामिनी ने लोगों से कहना शुरू कर दिया, ये लड़की एक स्कूल ड्रॉप आउट है। मेडिकल साइंस के बारे में मैं इसे कुछ नहीं पता। आप लोग मिलकर इसे यहाँ से हटा दीजिए। यह मुझे अपना काम करने नहीं दे रही है। जैसे ही पेशेंट की वाइफ ने कामिनी की यह बात सुनी, उसने अनिका से कहा, अगर तुम डॉक्टर नहीं हो तो दूर रहो मेरे पति से। इस लड़की को उसका काम करने दो। उस वक्त अनिका किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो दौड़कर रिसेप्शन के पास गई। वहां से फर्स्ट एड किट लेकर आई। अनिका के एक बात समझ चुकी थी कि उसे जो कुछ भी करना था बहुत जल्दी करना था। ना तो पेशेंट पे इस वक्त सीपीआर काम करेगा और जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। पेशेंट के पास आकर अनिका ने कामिनी को धकेल दिया। फर्स्ट एड किट में से उसने एक नाइफ निकाली, कुछ कॉटन निकाले और अल्कोहल स्टेरलाइजर से सारे इक्विपमेंट स्टेरलाइज कर दिए। कामिनी लोगों से अपील करने लगी, प्लीज रोको इसे। पैसे वाले लोगों को देखकर उन्हें इम्प्रेस करके पैसा बनाना चाहती है। मैं एक अंडर स्टडीज डॉक्टर हूँ, मुझे अपना काम करने दीजिए। कुछ लोगों ने अनिका को पेशेंट के पास से हटाने की कोशिश भी की। अनिका ने किसी की नहीं सुनी। वो जानती थी कि इस वक्त पेशेंट पर सर्जरी करना कितना ज़रूरी था। उसने पेशेंट के शर्ट के सारे बटन खोल दिए। अपने हाथों से छाती पर धीरे धीरे दबाव बनाने लगी। जहां उसे सबसे ज़्यादा पानी का दबाव महसूस हुआ, वहां एक झटके में उसने सर्जिकल नाइफ से कट कर दिया और पेशेंट के फेफड़े में छुरी उतार दी। पेशेंट की छाती से खून बहने लगा। खून देखकर आसपास के लोग काफ़ी डर गए। पेशेंट की वाइफ भी चिल्लाने लगी, ये क्या कर दिया तुमने? मार दिया तुमने मेरे हस्बैंड को। यू किल्ड माई हस्बैंड। कामिनी ने मौका देखते ही लोगों से कहना शुरू किया, कॉल द पुलिस। इस औरत को अरेस्ट करो। सिक्योरिटी सारे गेट बंद कर दो, कहीं भागने न पाए। होटल के कुछ गार्ड्स ने अनिका को घेर लिया। अनिका ने उनसे कहा, प्लीज आप लोग दूर हटिए, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कामिनी ने लोगों को अनिका के खिलाफ भड़काते हुए कहा, अब उन्हें तकलीफ नहीं होगी क्योंकि तुमने हमेशा के लिए उनकी सांसें बंद कर दी हैं। जैसे ही कामिनी ने यह कहा, नीचे लेटे आदमी की छाती एक झटके से उछली और वह आदमी तेज सांसें लेने लगा। जमीन पर गिरा आदमी फिर से सांस लेने लगा। उसके सीने से खून जरूर ज़्यादा बहने लगा था, लेकिन उसकी वाइफ को एक बात की राहत थी कि उसके हस्बैंड में फिर से जान आ गई थी। अनिका ने चिल्लाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, और कितनी देर लगेगी एम्बुलेंस को? रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत जवाब दिया, बस 5 मिनट। अनिका ने कॉटन बॉल्स का एक बड़ा गुच्छा बनाया। फर्स्ट एड से एक एंटीसेप्टिक निकाल कर उस पर छिड़कने लगी। कॉटन के गुच्छे को उसने पेशेंट के जख्म पर रख दिया और उनकी वाइफ से कहा, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती हम इस जख्म को खुला नहीं रख सकते। आप इस कॉटन को कस के पकड़िए। अनिका ने पेशेंट की टेम्परेरी ड्रेसिंग तो कर दी, मगर इस बात की चिंता थी कि अगर एम्बुलेंस जल्दी नहीं आई तो पेशेंट का काफ़ी ब्लड लॉस हो सकता है। ज़मीन पर गिरे आदमी की सांसें अब दोबारा नॉर्मल होने लगी, मगर उन्हें अभी होश नहीं आया था। आसपास खड़े लोग यह समझ गए थे कि अब वह खतरे से बाहर थे। धीरे धीरे लॉबी में खड़े लोगों ने अनिका के लिए तालियां बजाना शुरू किया। पेशेंट की वाइफ ने पेशेंट का सर अपनी गोद में लेकर अनिका से कहा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अगर आज आपने वक्त पर इनका इलाज नहीं किया होता तो आई वुड हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। अनिका का ध्यान होटल के मेन डोर पे था। वो जानती थी कि एक बार एम्बुलेंस आ जाए तो पेशेंट पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। तभी पास खड़ी एक टीनेजर लड़की ने अनिका से एक सेल्फी मांगी। उसने अनिका से कहा, मैम इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई हैव सेल्फी विद यू? आई वॉन्ट टू पोस्ट माई सेल्फी विद द रियल वॉरियर। अनिका को इस तरह की पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने लड़की से कहा, आई एम सॉरी, आई डोंट फॉलो सोशल मीडिया, नाइदर आई लाइक माई प्रिंसेस। I am sorry, I don't follow social media, neither I like my presence there.
अनिका की इच्छा को रिस्पेक्ट देते हुए लड़की ने कहा, नो प्रॉब्लम मैम, आई अंडरस्टैंड, बट थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस फॉर सेविंग दिस जेंटलमैन लाइफ। लॉबी में खड़े तमाम लोगों ने फिर से अनिका के सम्मान में तालियां बजाईं। कामिनी गुस्से से चारों तरफ खड़े लोगों को देखने लगी, फिर अचानक चिल्लाकर बोली, स्टॉप इट, स्टॉप दिस। आप लोग इस औरत को थैंक यू कह रहे हो? आप लोगों को पता भी है इसकी वजह से पेशेंट की जान खतरे में आ गई है। सीपीआर से उनकी जान बचाई जा सकती थी, मगर इस लड़की ने जबरदस्ती इनका ऑपरेशन कर दिया। डू यू नो हाउ डेंजरस इट इज़? ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन टूल्स लगते हैं, कई सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। ऐसे कहीं भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना उसकी जान को जोखिम में डालना है। कामिनी की ऊंची आवाज़ और उसकी बातें सुनकर लॉबी में खड़े सारे लोग अचानक शांत हो गए। पेशेंट की वाइफ ने कामिनी से कहा, क्या कह रही हो? इस लड़की ने तो मेरे हस्बैंड की जान बचाई है। तभी कामिनी ने उन्हें जवाब दिया, जान बचाई नहीं है, उनकी जान जोखिम में डाल दी है। इस घाव के अंदर इतने सारे जर्म्स बैक्टीरिया जा सकते हैं, पता है तुम्हें? ऐसा होने पर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। पेशेंट की वाइफ को ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज तो पता नहीं थी, मगर वो सिर्फ इस बात से खुश थी कि उनके पति फिर से जान आ गई थी। उन्होंने कामिनी से कहा, देखो बेटा, मैं मेडिकल साइंस के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, मगर मैंने देखा कि तुम्हारी ट्रीटमेंट से उनकी सांसें वापस नहीं आ रही थी, और जैसे ही इस लड़की ने उन्हें ऑपरेट किया वो फिर से सांस लेने लगे। कामिनी ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और एटीट्यूड से कहा, जब आप मेडिकल साइंस के बारे में कुछ जानती नहीं तो आर्ग्यू क्यों कर रही हैं? सीपीआर कभी कभी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाता, उसे रिजल्ट दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। मगर इससे पहले कि मेरी ट्रीटमेंट पेशेंट पर कुछ असर करती, उससे मुझे धकेल दिया और मार दी छुरी अंकल के सीने में। और ऐसी लड़की को पुलिस के हवाले करने के बजाय आप सब लोग तालियां बजाकर उसे थैंक्स कह रहे हो। कामिनी की बात सुनकर लॉबी में खड़े लोग सोच में पड़ गए। कामिनी ने अपनी जेब से अपना मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट आईडी निकाला। लॉबी में खड़े सभी लोगों को उसने अपना आईडी दिखाया और कहा, मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, दोनों साल में टॉपर रह चुकी हूँ कॉलेज की, और बहुत जल्द मेरे हाथ में डॉक्टर की डिग्री भी होगी। केस सिर्फ इतना सा था, इन्हें कोई सडन शॉक लगने की वजह से चक्कर आए थे और वह बेहोश हो गए। एक सिंपल सीपीआर से वे वापस होश में आ जाते। इनकी सर्जरी या ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फिर भी इस लड़की ने ऐसे हालात में इस तरह इनके सीने में छुरी उतार दी, और बाई चांस उसी वक्त मेरी दी हुई सीपीआर ट्रीटमेंट ने अपना असर दिखाया और पेशेंट की सांसें फिर से चलने लगी। और ये लड़की, जिसे आप सब लोग एक बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर समझ रहे हैं, वो डॉक्टर तो क्या कभी कोई कॉलेज भी नहीं गई। पूछिए इससे, अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो कहो इसे अपना आईडी दिखाएं, फिर पता चल जाएगा सबको कि ये कितनी बड़ी डॉक्टर है। कामिनी की बात सुनकर सभी लोग परेशान हो गए कि अगर अनिका ने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की थी तो फिर वो ऑपरेशन करना कैसे जानती थी। नीचे बैठी पेशेंट की वाइफ ने एक बार अपने पति की ओर देखा, फिर उसके घाव की ओर देखा और अनिका से पूछा, बेटा क्या तुम सचमुच डॉक्टर नहीं हो? अनिका ने उनसे कहा, देखिए, इस वक्त मेरा डॉक्टर होना या ना होना उतना ज़रूरी नहीं है जितनी इनकी जान बचाना। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो भी किया है बस इनकी जान बचाने के लिए किया है। कामिनी ने फिर बीच में कहा, तुम डॉक्टर हो या नहीं, यह जानना भी उनके लिए उतना ही ज़रूरी है। बिना किसी नॉलेज के तुम ऐसे ही रास्ते चलते किसी का भी ऑपरेशन कर दोगी? देखिए मैडम, मैं आपसे कह रही हूँ, हो सकता है कि उसने जानबूझकर आपके पति की जान लेने की कोशिश की हो। इट कैन बी ए प्लान्ड असॉल्ट। पुलिस को बुला लेना चाहिए, वो ही पता लगा लेगी कि ये लड़की डॉक्टर है या नहीं। पेशेंट की वाइफ ने फिर से अनिका से पूछा, बेटा आखिर बता भी दो, क्या तुम सचमुच डॉक्टर हो या नहीं? लॉबी में खड़े सारे लोग अनिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अनिका के पास अब कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो लोगों को बता दे कि वो ही डॉक्टर अमृता है। अनिका के जवाब देने से ठीक पहले एम्बुलेंस होटल पहुंच गई। लोगों के बीच से जगह बनाते हुए दो लोग स्ट्रेचर लेकर आए। जैसे ही पेशेंट को स्ट्रेचर पर रखा गया, एक डॉक्टर जो एम्बुलेंस के साथ आया था, उसने पेशेंट का इनिशियल चेकअप किया। फुल बॉडी एग्जामिनेशन के बाद उसने पेशेंट की वाइफ से पूछा, इन्हें फर्स्ट एड किसने दिया है? बगल में खड़ी कामिनी का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने तुरंत इशारा करके कहा, ये लड़की है। अनिका की ओर इशारा करते हुए कामिनी ने डॉक्टर से कहा। कामिनी आगे बोली, इसी बेवकूफ़ ने इन्हें फर्स्ट एड दिया है। अब बताइए इन्हें इसकी इस बेवकूफ़ी ने कैसे इस पेशेंट की जान को खतरे में डाल दिया है। एक स्कूल ड्रॉप आउट लड़की भला ऑपरेशन कैसे कर सकती थी? जैसे ही डॉक्टर ने कामिनी की यह बात सुनी, डॉक्टर हैरान हो गया। उसने अनिका से पूछा, अगर आप कभी कॉलेज नहीं गई तो आपने मेडिकल सर्जरी करना कहाँ से सीखा? इससे पहले कि अनिका कोई जवाब देती, कामिनी ने डॉक्टर की बात का जवाब दे दिया।
यही तो मैं कब से समझा रही थी इन सब लोगों को। बिना नॉलेज के किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट देना ये अपराध है। इट इज इलीगल। ये कोई खाना बनाने की रेसिपी नहीं जो टीवी पर देख के सीख सकते हैं। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह गया। उसने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या सचमुच तुमने बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट के इतनी एक्यूरेसी से यह चेस्ट ड्रैगनेज सर्जरी की है? इतनी एक्यूरेसी से यह चेस्ट ड्रेनेज सर्जरी की है? मैंने अपने मेडिकल करियर में कभी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा। इट्स अ मिरेकल। तुम तो एक जीनियस हो। डॉक्टर के मुंह से अनिका की तारीफ सुनकर कामिनी के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी एक डॉक्टर ने अनिका को जीनियस कहा था। पेशेंट की वाइफ ने डॉक्टर से पूछा, क्या मेरे हस्बैंड ठीक है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर उन्हें कहा, ये अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। हमने भी इन्हें यही ट्रीटमेंट दी होती। अगर आप इन्हें हॉस्पिटल ले आई होती, बस हम वहाँ काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स का सहारा लेते। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, ये ऑपरेशन टाइम पर हो गया। कहीं हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो गई होती तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ सकती थी। ये सांस नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से इनके इंटरनल ऑर्गन्स पर डैमेज हो सकता था। हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर आगे के ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। डोंट वरी, ही विल बी फाइन इन ए कपल ऑफ डेज। डॉक्टर जब तक पेशेंट की वाइफ से बात कर रहे थे, एम्बुलेंस वाले पेशेंट को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जा चुके थे। पेशेंट की वाइफ एम्बुलेंस में जाकर बैठी, तब उसे याद आया कि उन्होंने बेवजह उस लड़की पर शक किया था। आखिर उस लड़की ने उनके पति की जान बचाई थी। उन्होंने एम्बुलेंस से बाहर झांक कर देखा तो होटल में मौजूद भीड़ में वो लड़की कहीं गायब हो गई थी। जब तक रोहित और सनी नीचे आते, तब तक एम्बुलेंस जा चुकी थी। होटल के स्टाफ ने रोहित को सब कुछ बताया। तभी रिसेप्शनिस्ट ने रोहित से कहा, सर वो पेशेंट हमारी होटल के गेस्ट थे, मिस्टर एंड मिसेस किशन मल्होत्रा। ये नाम सुनकर रोहित को तुरंत याद आया कि मिस्टर किशन मल्होत्रा की फैमिली से मारवा फैमिली की काफ़ी पुरानी जान पहचान थी। मारवा इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी लॉयल क्लाइंट थे मिस्टर मल्होत्रा। रोहित के दादा दादी जब भी दिल्ली जाते तो मिस्टर किशन मल्होत्रा के यहाँ ज़रूर विजिट करते हैं। सनी ने रोहित से कहा, भैया मुझे लगता है हमें किशन अंकल को मिलने हॉस्पिटल जाना चाहिए। रोहित ने कहा, ठीक है, मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो गाड़ी निकालें। तुम इंटरकॉम से फ़ोन करके आर्यन से कह दो कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। लॉबी की भीड़ हटते ही कामिनी लॉबी के बीचों बीच अकेली बेबस खड़ी थी। कुछ लोग जिन्होंने पूरा इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा था, वो कामिनी को देखकर हंस रहे थे। कामिनी ने उन सब की ओर घुरा कर देखा और जोर से चिल्लाई, व्हाट आर यू लाफिंग फॉर? लाइफ केयर हॉस्पिटल। रोहित और सनी लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचे। मिस्टर किशन मल्होत्रा को हॉस्पिटल के स्पेशल फर्स्ट क्लास रूम में रखा गया था। रोहित और सनी जब रूम में पहुंचे तो किशन जी को होश नहीं आया था और उनकी वाइफ उनके बगल में बेहद थकी और टेंस हालत में चेयर पर बैठी हुई थी। रोहित ने उनसे कहा, हेलो अंजलि आंटी, किशन अंकल कैसे हैं? मिसेज मल्होत्रा ने जब रोहित की ओर देखा तो उसे पहचान नहीं पाई। आंटी ने रोहित से पूछा, माफ़ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। रोहित ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, जी आंटी, मैं रोहित मारवा। नाम सुनते ही अंजलि ने तुरंत रोहित को पहचान लिया और माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी बेटा, काफ़ी साल हो गए तुम्हें देखे, पहचान नहीं पाई। रोहित ने किशन जी की ओर देखकर फिर से उनका हाल पूछा। तब अंजलि जी ने बताया, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो अब खतरे से बाहर है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर रोहित ने राहत की सांस ली और अंजलि जी से कहा, आंटी आप और किशन अंकल मनाली आए थे, हमारी होटल में रुके थे और आपने बताया भी नहीं। अंजलि जी ने हल्का मुस्कुराकर कहा, बेटा हमें भी कहाँ मालूम था कि यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। सडन प्लान बना हमारा। अचानक ही आज सुबह उन्हें पता चला कि मनाली में किसी को इनकी बड़ी बहन के बारे में कोई न्यूज़ मिली है। बस फिर क्या था, इन्होंने ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालें और हम दोनों यहाँ पहुँच गए। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि इनकी बहन तो शायद 23-24 साल पहले ही गुजर चुकी थी और पीछे उनकी एक बेटी छोड़ गई थी, पर उस बेटी का भी अब कोई पता नहीं था। हम निराश होकर फिर से होटल पहुँचे और इनके साथ ये हादसा हो गया। किशन मल्होत्रा की एक बड़ी बहन थी जो 25 साल पहले किसी लड़के के प्यार में घर छोड़कर भाग चुकी थी। पिछले 25 सालों से मल्होत्रा परिवार उसे ढूंढ रहा था, मगर उसका कोई पता नहीं लगा पाए थे। अंजलि आंटी की बात सुनकर रोहित को एक बात की राहत हुई कि अब किशन अंकल खतरे से बाहर थे। उसने अंजलि आंटी से कहा, आंटी जब तक अंकल पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते मैं आप दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा।
ये हॉस्पिटल भी आपकी है और वो होटल भी आपकी है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। रोहित की ऐसी बात सुनकर अंजलि आंटी का अकेलापन दूर हो गया। फिर अचानक अंजलि आंटी को उस लड़की की याद आई। उन्होंने रोहित से कहा, रोहित बेटा, आज अगर तुम्हारे अंकल जिंदा है तो बस उस लड़की की वजह से। उस लड़की के हाथों में जादू है। अगर उसने वक्त पर अंकल का इलाज वहीं होटल में नहीं किया होता तो आज पता नहीं तुम्हारे अंकल के साथ क्या हो जाता। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी। क्या तुम पता कर सकते हो कि वो लड़की कौन थी? जब तुम्हारे अंकल ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों उससे मिलना चाहते हैं। रोहित ने भरोसा दिलाते हुए कहा, डोंट वरी आंटी, मैं पता लगा लूंगा कि वो लड़की कौन है। आप थोड़ी देर आराम कीजिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये मेरा कार्ड रखिए। इतना याद रखिएगा कि फ़ोन मिलाने से पहले घड़ी की ओर मत देखना। बेटा समझकर फ़ोन मिला लेना। रोहित की बातें सुनकर अंजलि को थोड़ी हिम्मत आई। रोहित और सनी कमरे से निकल गए। सनी ने रोहित से कहा, वहाँ होटल वाले भी उस लड़की की तारीफ कर रहे थे और यहाँ अंजलि आंटी भी। कौन हो सकती है वो लड़की जिसने इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ एक फर्स्ट एड किट से कर दिया? सनी की इस बात पर रोहित ने हंसते हुए कहा, इस दुनिया में दो लोगों की कमी नहीं, एक तो बेवकूफ़ों की और दूसरे जीनियस लोगों की। सनी ने रोहित से पूछा, मगर भैया हम इस जीनियस को कैसे ढूंढेंगे? रोहित ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और होटल की सिक्योरिटी चीफ को फ़ोन लगाया। रोहित ने उसे कहा, आज लॉबी में शाम को जो हादसा हुआ, मुझे उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किसने किया था। रोहित जानना चाहता है कि आखिर किशन अंकल की जान किसने बचाई थी। होटल पैराडाइज पहुंचते ही रोहित ने सिक्योरिटी इंचार्ज को फ्रंट ऑफिस में बुलाया। रोहित ने सनी से कहा, आर्यन काफ़ी देर से स्वीट में अकेला है, तुम जाकर उसे देखो, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करके आता हूँ। सनी को भी उस लड़की की तस्वीर देखनी थी, मगर वह जानता था कि आर्यन काफ़ी देर से अकेला है, उसके पास जाना इस वक्त ज़रूरी है। सनी के जाते ही सिक्योरिटी चीफ एक लैपटॉप में सीसीटीवी की सारी फुटेज लेकर आया, मगर जैसे ही उसने लैपटॉप सिक्योरिटी सर्वर से कनेक्ट किया, रिसेप्शन से एक स्टाफ मेंबर रोहित को ढूंढता हुआ फ्रंट ऑफिस में आया। उसने रोहित से कहा, सर आपके परिवार से कोई मिलने आया है। हमने उनसे कहा कि आप इस वक्त कमरे में नहीं हैं, मगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। वो आपकी स्वीट में आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वीट में उस वक्त आर्यन अकेला था। परेशान रोहित ने स्टाफ को डांटते हुए कहा, तुमने उन्हें ऊपर जाने क्यों दिया? कौन थे वो? डरे हुए रिसेप्शनिस्ट ने रोहित से कहा, सर वो आपके कजिन ब्रदर धीरज मारवा थे। आखिर वो भी तो मारवा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक हैं। हम उन्हें कैसे रोक सकते थे? रोहित के चेहरे पर अचानक टेंशन साफ दिखाई देने लगा। वो बिना कुछ सोचे लिफ्ट की ओर भागने लगा। उसके पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड्स और कुछ स्टाफ के लोग भी दौड़ रहे थे। रोहित जीरो से लिफ्ट का बटन दबाने लगा। एक बॉडीगार्ड ने रोहित से कहा, सर फिक्र मत कीजिए, हमारे 6 गार्ड्स ऊपर आर्यन की प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं। तभी रोहित ने बड़ी भारी आवाज में उस गार्ड से कहा, मगर तुम धीरज को नहीं जानते, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। ऊपर रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आर्यन अपने हाथों की मुट्ठी बंद करके उसके सामने खड़े लोगों की ओर देख रहा था। धीरज के बॉडीगार्ड और रोहित के बॉडीगार्ड एक दूसरे को गुस्से से देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कभी भी दोनों ग्रुपों के बीच में फाइट शुरू हो सकती थी। धीरज धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगा। धीरज ने एक हाथ में सिगार पकड़ रखी थी। सिगार का धुआं उड़ाते हुए उसने आर्यन से कहा, चलो भाई तुम्हें लेने आया हूं आर्यन, चलो दादाजी के पास जाएंगे और अपने किए की सजा पाएंगे। धीरज का चेहरा देखकर आर्यन को बहुत डर लग रहा था। धीरज ने झटके से आर्यन को उठाया और बालकनी की रेलिंग पर से फेंकने लगा। आर्यन के चिल्लाते ही धीरज रुक गया। आर्यन को जमीन पर रखकर जोर जोर से हंसने लगा। धीरज के बॉडीगार्ड्स भी हंसने लगे। तभी धीरज फिर से आर्यन की ओर कदम बढ़ाने लगा। आर्यन हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, मगर अपने आप उसके कदम पीछे जाने लगे। तभी सनी आर्यन और धीरज के बीच में आकर खड़ा हो गया। सनी ने धीरज से कहा, धीरज भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह आर्यन को नहीं ले जा सकते। रोहित भैया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। धीरज ने सनी को एक हाथ से आर्यन के सामने से हटाया और कहा, सनी तुम अभी बच्चे हो, कुछ नहीं जानते, मेरे बीच में मत आओ। अरे मुझे तो यहाँ खुद दादाजी ने भेजा है इस नाजायज को, मेरा मतलब है इस बच्चे को घर लाने का हुक्म दिया है। तुम ही बताओ, दादाजी के ऑर्डर को तो मानना ही पड़ेगा ना। चलो बेटा, दादाजी ने बुलाया है। धीरज अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाकर आर्यन को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी सनी ने फिर से धीरज को रोक लिया। धीरज भैया प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए, रोहित भैया अभी ऊपर आते ही होंगे, आप पहले उनसे बात कर लीजिए। धीरज को सनी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने बड़े गुस्से से सनी की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम रोहित के कजिन हो इसलिए तुम्हें उसने साथ रखा है? नो, उसे आर्यन के लिए एक आया चाहिए थी, बस तुम्हें इसलिए अपने साथ रखा है। तुम ही सोचो,
जिस आदमी ने किसी नाजायज के लिए पूरी फैमिली को छोड़ दिया, उसने तुम्हें क्यों अपने साथ रखा है? चलो अब हट जाओ मेरे रास्ते से। धीरज के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सनी के सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगा था। सनी को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर वो बाकी काफ़ी चीज़ों में बहुत होशियार था। फैमिली में सबसे ज़्यादा हमेशा रोहित ने ही सनी को सपोर्ट किया था और इसलिए वो रोहित के साथ रहना पसंद करता था। और अब तो यह न सिर्फ उसके भतीजे की सेफ्टी का सवाल था, बल्कि उसके गेमिंग ग्रुप की भी सेफ्टी का सवाल था। सनी ने आर्यन को अपनी बाहों में उठा लिया और धीरज से कहा, भैया चाहे कुछ भी हो जाए, आप आर्यन को नहीं ले जा सकते बस। इस बात पर धीरज को गुस्सा आ गया। उसने अपने शर्ट की स्लीव ऊपर चढ़ाते हुए सनी से कहा, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। सनी ने बचपन में धीरज के हाथों बहुत मार खाई थी। धीरज कराटे में ब्लैक बेल्ट था। सनी को पता था कि वो चाहकर भी धीरज का मुकाबला नहीं कर सकता था। सनी के पास आकर धीरज ने उससे कहा, लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। सनी के पास आकर धीरज ने उससे कहा, लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। शायद बचपन की बातें अब तुम्हें याद नहीं। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, काफी बातें तुम भी भूल चुके हो धीरज। तुम्हारा बेवजह बच्चों को परेशान करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। रोहित ने धीरज के बॉडीगार्ड को धक्का मारकर अपने लिए रास्ता बनाया। रोहित धीरज के बिल्कुल सामने आकर बोला, कोई मेरे ही घर में मेरे बनाए हुए रूल्स तोड़े, ये मुझे आज भी पसंद नहीं। रोहित को देखकर धीरज ने अचानक ही अपना मूड और बात बदलते हुए कहा, अरे रोहित तुम आ गए, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। धीरज को पता था कि कराटे में रोहित उसका भी सीनियर था, इसलिए रोहित से किसी भी तरह का मुकाबला करना फिजूल था। धीरज दोनों हाथ फैलाकर रोहित के गले मिल गया। रोहित बस यूं ही खड़ा रहा। धीरज ने यह नोटिस किया कि रोहित को अच्छा नहीं लगा है। वो हंसते हुए कहने लगा, अरे भाई तुम तो बुरा मान गए, तुम थे नहीं तो मैंने सोचा सनी के साथ वही पुरानी मस्ती की जाए। रोहित ने धीरज को बात काटते हुए कहा, क्यों आए हो? धीरज लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर सिगार बुझाते हुए बोला, दादाजी ने बुलाया है तुम्हें। वो चाहते हैं कि तुम इस आर्यन के साथ वापस घर चलो और हम सब बैठकर फैसला ले लेते हैं कि आर्यन की सजा क्या होनी चाहिए। रोहित ने धीरज को आंखें दिखाते हुए पूछा, व्हाट डू यू मीन बाई सजा? उसे किस बात की सजा मिलनी चाहिए? धीरज अचानक खड़ा हो गया और दोनों हाथ हवा में फैलाकर रोहित से कहने लगा, किस बात की सजा? ये तुम पूछ रहे हो? तुम जानते नहीं इस नाजायज बच्चे को किस बात की सजा मिलनी चाहिए? ये एक पागल और बदतमीज लड़का है, इस बात की सजा मिलनी चाहिए इसे। क्या बिगाड़ा था हमारी दादी ने इसका? कितना अच्छे से रखती थी इसे। किसी बात के लिए इसकी जिद को उन्होंने नहीं माना तो इसने उन्हें सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया। दादी के सिर पे इतनी गहरी चोट आई कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच आज भी लड़ रही हैं और तुम पूछ रहे हो किस बात की सजा मिलनी चाहिए इस नाजायज को? रोहित ने धीरज को वार्न करते हुए कहा, आवाज नीचे रखो। मैंने तुम लोगों से 1000 बार कहा है कि दादी माँ का एक्सीडेंट आर्यन की वजह से नहीं हुआ है, उसका कोई कसूर नहीं। अब धीरज भी अपनी आवाज चढ़ाकर बोला, अगर कसूर इस पागल का नहीं है तो और किसका है? लोगों ने अपनी आंखों से देखा है इसे और दादी माँ को ऊपर बहस करते हुए, और फिर किसी बात पर इस पागल को गुस्सा आ गया और उसने दादी माँ को धक्का दे दिया। हम भी कैसे मान लें कि सब जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं और तुम ही एक सच्चे हो जो इस साइको को इनोसेंट कह रहे हो। देखो रोहित, मारवा इंडस्ट्रीज को खड़ा करने में सिर्फ तुम्हारी फैमिली का हाथ नहीं है, मेरी फैमिली का भी उतना ही हाथ है और यह तुम जानते हो। और तुम इतनी बड़ी इंडस्ट्री इस पागल के नाम करना चाहते हो। फैमिली में कोई नहीं चाहता कि मारवा इंडस्ट्रीज का होने वाला वारिस एक सनकी पागल हो, खास करके वो पागल जिसकी वजह से हमारी दादी आज हॉस्पिटल में इस हालत में पड़ी है। रोहित ने अपनी उंगलियों से अपना माथा दबाया और धीरज से कहा, मैं ढूंढ रहा हूं डॉक्टर अमृता को, बस किसी तरह उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाए। रोहित की इस बात पर फिर से धीरज ने अपनी आवाज चढ़ा ली, ढूंढो उसे। इतने महीनों से हम भी ढूंढ रहे हैं डॉक्टर अमृता को, मगर इतना आसान नहीं है उनकी अपॉइंटमेंट मिलना, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। इरिटेट होकर रोहित ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर अमृता को खींच कर ले आऊंगा, अब तुम जाओ यहां से। अपने बॉडीगार्ड्स के सामने अपनी इंसल्ट होते देख धीरज को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। धीरज ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए और रोहित के बिल्कुल पास आकर बड़ी शांति से कहा, क्यों इस पागल के लिए अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने में तुले हो? आर्यन के लिए तुम्हारे पागलपन की वजह से पूरी की पूरी मारवा फैमिली दुखी है आज,
और उसका जिम्मेदार सिर्फ ये आर्यन है कौन ये? हमें तो ये भी नहीं पता कि इसकी माँ कौन है। एक मेंटली सिक बच्चा जिसकी माँ का कोई पता नहीं, उसे तुम मारवा खानदान का वारिस बनाना चाहते हो? देखो रोहित, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरी बात मानो। तुम अभी जवान हो, हैंडसम हो, लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए मरती हैं। किसी से भी शादी कर लो, बच्चे पैदा करो और फिर उनमें से किसी भी एक को बना दो खानदान का वारिस। धीरज ने इस बात से सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। रोहित ने धीरज का कॉलर पकड़ के जोर से कहा, शट अप। अगर आगे एक भी लफ्ज निकाला है तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आर्यन मेरा इकलौता बेटा है। रोहित की आवाज सारे प्रेसिडेंशियल स्वीट में गूंजने लगी। दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देखते रहे। थोड़ी देर की शांति के बाद धीरज ने अपने कदम पीछे लिए। अपनी शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए धीमी आवाज में रोहित से कहा, फैमिली मेंबर्स तुम्हारे इस डिसीजन से बहुत नाराज हैं। अगले हफ्ते में एक फैमिली मीटिंग रखने वाला हूं। तुम्हारे पास तब तक का टाइम है। प्रूव कर दो कि दादी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आर्यन का कोई हाथ नहीं, और अगर यह तुम नहीं कर पाए तो दादाजी आर्यन को मारवा खानदान से बेदखल कर देंगे। यह कहकर धीरज स्वीट से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड भी कमरे से बाहर निकल गए। धीरज के जाने के बाद रोहित की नजर आर्यन पर पड़ी। आर्यन काफी डर गया था। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि धीरज की बातों से उसे अपने आप पर नफरत होने लगी थी। बिना कुछ बोले चुपचाप धीरे धीरे अपने बेडरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। रोहित की दादी आर्यन को बहुत प्यार करती थी। आर्यन भी उनसे काफी घुल मिल गया था। आर्यन की बचपन से कोई माँ नहीं थी। माँ की ममता क्या होती है उसे अपनी परदादी से ही पता चला था। दादी को पता था कि आर्यन लोगों से बात करने में हिचकिचाता है, ना कभी किसी से कुछ मांगता, ना कोई जिद करता। मगर आर्यन के मन की इच्छा दादी उसकी आंखों में पढ़ लेती। आर्यन को बिना मांगे दादी ने बहुत कुछ दिया था। उस दिन जब दादी माँ का एक्सीडेंट हुआ था तब आर्यन उनके साथ ही था। मगर रोहित को इस बात का यकीन था कि दादी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे आर्यन का हाथ नहीं हो सकता। मारवा खानदान में कई लोग रोहित की पोजीशन से जलते थे। दादाजी ने जो पावर रोहित को दिए थे वो पावर धीरज और परिवार के दूसरे कई लोगों को चाहिए था। दादाजी ने रोहित को बिजनेस इसलिए नहीं सौंपा था कि रोहित उनका पोता था, बल्कि उन्हें पता था कि रोहित में वो सारी काबिलियत हैं जो किसी बिजनेस ग्रुप के हेड में होनी चाहिए। ये बात परिवार के कई लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि रोहित उम्र में उनसे काफ़ी छोटा था। रोहित जानता था कि अगर वो बिजनेस हेड की पोजीशन छोड़ देगा तो वो लोग आर्यन को परेशान करना बंद कर देंगे। मगर वो ये भी जानता था कि बिजनेस अगर उनके हाथ में चला गया तो वो कंपनी और कंपनी के वर्कर्स के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके पास एक हफ्ते का टाइम था ये प्रूव करने के लिए कि आर्यन बेकसूर है, और ये तभी हो सकता था जब डॉक्टर अमृता उसकी दादी का इलाज करें। वरना एक बात तो तय थी कि पैसे और पावर की लड़ाई में मासूम आर्यन की बलि चढ़ा दी जाएगी। आज की बात से रोहित काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। वैसे तो रोहित शराब को हाथ नहीं लगाता था, मगर आज उसका मन इतना उदास था कि उसने गिलास में थोड़ी सी वाइन डाल दी और पीना शुरू कर दिया। रोहित को ऐसी हालत में देखकर सनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए वो रोहित को हारते हुए नहीं देख सकता था। उसने रोहित को आज अकेला छोड़ देना ही बेहतर समझा और अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर सनी ने अपना मूड फ्रेश करने के लिए सोचा, क्यों ना थोड़ी देर गेम खेली जाए। उसे पता था कि आज उसका भतीजा AUR गेमिंग में उसका गुरु ऑनलाइन नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद आर्यन बहुत हर्ट हो चुका था। मगर जैसे ही सनी ने गेम में लॉगिन किया उसने देखा कि स्वीट एंजल ऑनलाइन है। उसे यह देखकर खुशी हुई और उसने स्वीट एंजल के इनबॉक्स में मैसेज कर दिया, मैंने सोचा नहीं था कि आज तुम गेम में लॉगिन करोगे। रिया ये मैसेज देखकर समझ गई कि आर्यन के साथ कुछ गलत हुआ था। तभी सनी ने आगे टाइप किया, आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भैया बहुत दुखी हैं, मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। भैया बहुत जल्द ही डॉक्टर अमृता को ढूंढ लेंगे और ये साबित कर देंगे कि तुम इनोसेंट हो। रिया ये सब सुनकर शॉक हो गई। रिया ने सनी से लगभग वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जो कुछ आर्यन के साथ उस कमरे में हुआ था। रिया को अपने भाई पर बहुत दया आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बेचारे आर्यन के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। पहले तो उसकी ट्यूशन टीचर ने उसे इतना परेशान किया और अब ये सब। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि वो कितनी लकी थी। आज तक रिया के साथ न तो किसी ने ऐसा बर्ताव किया था, ना ही किसी ने उसे इस तरह ह्यूमिलिएट किया था। अगर उसके भाई को बचाने का रास्ता डॉक्टर अमृता से होकर निकलता है तो उसे अभी जाकर सबको सब कुछ बता देना चाहिए कि उसकी मम्मा अनिका ही डॉक्टर अमृता है। रिया ने बेडरूम में झांक कर देखा। अनिका लैपटॉप में बड़े टेंशन में कुछ काम कर रही थी। रिया को अमृता की वो बात याद आई।
उसने कहा था कि वो रोहित की दादी का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि बड़े खानदानों के कई राज होते हैं और हमें ऐसी बातों से दूर ही रहना चाहिए। अनिका ने बहुत पहले रिया को कसम भी दे रखी थी कि वो किसी से भी नहीं कहेगी कि उसकी माँ ही डॉक्टर अमृता है, मगर रिया को अपने भाई को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। उसने जल्दी ही गेम में एग्जिट ले ली और अपने फ़ोन से आर्यन को मैसेज करने लगी। रिया ने आर्यन को मैसेज पर लिखा, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। ये मैसेज पढ़ के आर्यन सोच में पड़ गया। उसने रिया को मैसेज में लिखा, क्या है वो सीक्रेट? रिया ने आर्यन को बताया, सनी चाचू ने कहा कि डैड डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम जानते हो डॉक्टर अमृता कौन है? मैसेज देखकर आर्यन एक सेकंड सोच में पड़ गया। अभी वो कुछ सोचे या रिएक्ट करे उससे पहले उसने रिया का दूसरा मैसेज पढ़ा, डॉक्टर अमृता और कोई नहीं बल्कि मेरी ममा है। यह मैसेज पढ़ते ही आर्यन को वो बात याद आई जब लिफ्ट में ऊपर आते वक्त होटल लॉबी में एक मेडिकल इमरजेंसी आई थी और अनिका ने आर्यन से कहा था कि तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आती हूँ। उसे यकीन हो गया कि अनिका उस आदमी का इलाज करने रुकी थी। आर्यन के उदास चेहरे पर अचानक स्माइल आ गई। उसे अपनी मॉम के लिए प्राउड फील होने लगा। तभी आर्यन का मोबाइल फिर से बजा। इस बार रिया ने उसे एक वॉइस नोट भेजा था। वॉइस नोट में रिया ने कहा, मम्मा कह रही थी डैड एक बहुत पावरफुल आदमी है और उन्हें इस बात का डर था कि अगर वे उनकी दादी माँ का इलाज करेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट में और उन्हें इस बात का डर था कि अगर वे उनकी दादी माँ का इलाज करेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट में मम्मा को भी घसीट लेंगे, जो उनके और मेरे लिए ठीक नहीं होगा। आर्यन ने रिया को मैसेज टाइप करके पूछा, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? यही सवाल रिया के मन में भी चल रहा था। वो अपनी स्वीट की बालकनी में आई और आसमान में देखकर सोचने लगी, वो ऐसा क्या कर सकती है कि उसकी मम्मा जाकर डैड की दादी का इलाज करे। तभी आर्यन ने रिया के फ़ोन पर मैसेज भेजा, मेरे पास एक आइडिया है। आर्यन ने आगे जो मैसेज भेजा वो पढ़कर रिया सरप्राइज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लो कॉन्फिडेंस लड़के को वो कुछ दिन पहले मिली थी वो अचानक इतना तेज कैसे हो गया था। रिया आर्यन के साथ चैट करते हुए जोर से बोल पड़ी, दैट्स लाइक माई ब्रदर। ये बोलते ही रिया को रियलाइज हुआ कि वो बहुत लाउड थी और शायद उसकी आवाज़ अनिका ने सुन ली हो। रिया ने फिर से धीरे से बेडरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर झांक कर देखा। अमृता अभी भी लैपटॉप स्क्रीन में ध्यान से कुछ देख रही थी। रिया ने चैन की सांस ली और आर्यन से फिर से चैट करने लगी। तभी दरअसल अंदर अनिका राजलक्ष्मी की मदद से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की सिक्योरिटी सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रही थी। अनिका नहीं चाहती थी कि रोहित को इस बात का पता चले कि सुबह कॉरिडोर में जिस लड़की ने उस आदमी का इलाज करके उसकी जान बचाई थी वह अनिका खुद थी। ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बाद लाइफ केयर हॉस्पिटल में जब रोहित ने अनिका और प्रीति को कैबिन में एक साथ देख लिया था तब उसे थोड़ा बहुत शक तो हो ही गया था कि शायद अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। लेकिन अब अगर उसने अनिका को किसी पेशेंट को ऐसे ट्रीट करते हुए देख लिया तो हो सकता है उसका शक यकीन में बदल जाता। राजलक्ष्मी अनिका को फ़ोन पर कुछ बातें समझा रही थी। देखो मैडम, मैंने आज तक ऐसा काम कभी नहीं किया, सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। यह हैकिंग वगैरह मैंने अपने बॉयफ्रेंड से सीखा है। अगर उसे पता चला कि उसकी सिखाई हुई चीज़ को मैं इस तरह इस्तेमाल कर रही हूँ तो वह मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। अनिका ने जवाब देते हुए कहा, देखो राजलक्ष्मी, मैंने भी आज तक कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं की, मगर तुम जानती हो अगर यह इतना ज़रूरी नहीं होता तो मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करती। राजलक्ष्मी ने कहा, अभी मैंने जो कोड भेजे हैं वह कोड यूआरएल में टाइप कीजिए। थोड़ी देर राजलक्ष्मी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद फाइनली अनिका होटल पैराडाइज की सिक्योरिटी सर्वर में लॉगिन हो गई। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे होटल की सारी सीसीटीवी फुटेज मिल गई। उसने पिछले 7 घंटे की सीसीटीवी फुटेज सिलेक्ट कर ली। अनिका डिलीट बटन दबाने ही वाली थी कि अचानक उसे लगा कि वह कुछ बहुत गलत कर रही हैं। लेकिन फिर उसने अपना मन बना लिया कि ऐसा करना उसके लिए कितना ज़रूरी था। सिक्योरिटी सर्वर में जाकर वो फुटेज मिटा ही रही थी कि उसकी मेल बॉक्स में एक नया मेल मैसेज आया। पहले वाले ईमेल की तरह इस मेल में भी सेंडर का न तो नाम था और ना ही ईमेल एड्रेस। न्यू इन
इस मेल में भी सेंडर का न तो नाम था और ना ही ईमेल एड्रेस जेन्युइन लग रहा था। इस मेल में भी सेंडर का न तो नाम था और ना ही ईमेल एड्रेस जेन्युइन लग रहा था। मगर अमृता ने वो मेल खोला इस उम्मीद से कि भेजने वाले ने शायद उनके बेटे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की हो। जब उसने मेल में लिखा मैसेज देखा तो अनिका शॉक हो गई। मेल में लिखा था, तुम अगर अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम मेरा वो काम कर दो, तुम्हारा बेटा जल्द ही तुम्हारे पास होगा। ये मैसेज पढ़ के अनिका की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गईं। वो अपने बेटे को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, मगर मैसेज भेजने वाले ने उनकी शर्त नहीं कही थी। अनिका चाहकर भी मेल पर रिप्लाई नहीं कर सकती थी। उसे जानना था कि उसे क्या करना होगा जिससे उसका बेटा उसे वापस मिल जाए। तभी उसके मेल बॉक्स में फिर से एक अननोन ईमेल एड्रेस से एक मेल आया। उसमें लिखा था, मारवा परिवार की दादी काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में है, तुम उनका इलाज करके उन्हें ठीक कर दो, तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। यह मैसेज पढ़ के अनिका शॉक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड आखिर है कौन। अगर यह सब कुछ रोहित कर रहा था या किसी से करवा रहा था तो ये बात तो पक्की थी कि रोहित की दादी माँ का ऑपरेशन करने के बाद वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन सकती थी, जो उसके लिए बहुत रिस्की था। मगर अपने बेटे को वापस पाने के लिए अनिका ये रिस्क उठाने को तैयार थी। अनिका रोहित की दादी माँ का ऑपरेशन बिना डॉक्टर अमृता बने भी कर सकती थी। इसके लिए रोहित का ये जानना बहुत ज़रूरी था कि अनिका भी डॉक्टर अमृता जितनी ही काबिलियत रखती है। उसके मन में ये सोच आते ही वो फिर से सिक्योरिटी सर्वर के पेज पर गई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्विलांस कैमरा की सारी फुटेज डिलीट हो गई थी। रोहित की स्वीट में इंटरकॉम का टेलीफोन बजा। रोहित के एक हाथ में वाइन का गिलास था। उसने इंटरकॉम स्पीकर पर रखा और वाइन पीने लगा। इंटरकॉम पर सिक्योरिटी का चीफ था। उसने रोहित से कहा, सर आपने जो सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी, अनफॉर्चुनेटली सर वो फुटेज डिलीट हो गई हैं। रोहित ने हैरानी से सिक्योरिटी चीफ से पूछा, व्हाट, ये कैसे हो सकता है? आई थॉट आई हैड हायर्ड द बेस्ट सर्विलेंस डिपार्टमेंट। दूसरी ओर से आवाज़ आई, सर मुझे खुद पता नहीं चल रहा है कि आज ऐसा कैसे हो गया। सर शायद सिस्टम में वायरस घुस गया है और सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई है। रोहित थोड़ा नशे में था। रोहित थोड़ा सा नशे में था। उसने नशे की हालत में फ़ोन को ज़ोर से पटक कर डिस्कनेक्ट कर दिया। वो जानता था कि अंजलि आंटी और किशन अंकल उस लड़की से मिलना चाहते थे जिस लड़की ने अंकल की जान बचाई थी। इनफैक्ट वो खुद भी देखना चाहता था कि आखिर इतनी टैलेंटेड लड़की कौन थी जिसने बिना किसी इक्विपमेंट इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। रोहित को लगा आज का दिन ही कुछ ठीक नहीं था। उसे तभी याद आया कि जब से धीरज आर्यन को डरा कर गया है तब से उसने आर्यन के साथ बात तक नहीं की। वो चाहता था कि थोड़ी देर के लिए वो अपने बेटे के साथ बैठकर बातें करे। उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। डोर खोल के बाहर खड़े अपने खास सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल से कहा, नो विजिटर्स, कोई भी आए कह देना इस वक्त मैं बिजी हूँ, चाहे वह कोई भी हो। यह कहकर रोहित ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ठीक करा और चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाकर बेडरूम का दरवाज़ा खोला। रोहित बेडरूम में आर्यन के पास जाकर बैठ गया। उसे पता था कि वह नशे की हालत में है, मगर वो इस बात का पता आर्यन को नहीं चलने दे रहा था। रोहित ने आर्यन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, सिर्फ मेरे। ये लोग जो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जलते हैं तुमसे। मैंने कहा था ना तुमसे, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें तुम्हें उम्र के साथ पता चलती जाएंगी। तब तक सिर्फ उन पर भरोसा करो जिन पे तुम्हारे डैड को भरोसा है। आर्यन जानता था कि रोहित उससे बहुत प्यार करता है, शायद ठीक से कह नहीं पाता है। रोहित ने आर्यन के कबर्ड से बॉर्बी डॉल निकाली और उसके बाल बनाने लगा और आर्यन से कहा, चलो तुम्हारी फेवरेट डॉल के साथ खेलते हैं। रोहित को देखकर आर्यन हैरान हो गया। बाहर अनिका रोहित के कमरे की ओर बढ़ रही थी। तभी रोहित के कमरे के बाहर दरवाजे पर उसके बॉडीगार्ड अब्दुल ने अनिका को रुकने का इशारा किया और कहा, प्लीज़ मैम, आप इस वक्त मिस्टर रोहित मारवा से नहीं मिल सकती। अनिका ने मन बना लिया था कि रोहित को
सब बता देगी कि वो ही डॉक्टर अमृता है। उसने गार्ड से कहा, देखिए मेरा उन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी अब्दुल ने कहा, क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? मिस्टर रोहित को अपॉइंटमेंट लिए बिना नहीं मिल सकते, और अगर आज आपके पास अपॉइंटमेंट है भी तो भी वो कैंसिल करनी होगी। सर किसी से मिलना नहीं चाहते। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज जब वो खुद चलकर रोहित से मिलना चाहती है तो ये गार्ड उसे क्यों रोक रहे हैं? अनिका ने अब्दुल को देखते हुए कहा, ठीक है फिर कह देना अपने मिस्टर मारवा से कि डॉक्टर अमृता उन्हें ढूंढ रही थी। इतना कहकर अनिका वहाँ से चली गई। तभी एक गार्ड ने अब्दुल से कहा, कहीं यह डॉक्टर अमृता तो नहीं जिन्हें सर काफ़ी अरसे से ढूंढ रहे हैं? तभी अब्दुल ने कहा, अरे ये लड़की अनिका है, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने मैं खुद सनी बाबा के साथ गया था। ये तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। दूसरे गार्ड ने अब्दुल से पूछा, फिर ये ऐसा क्यों कह रही थी जैसे कि यही डॉक्टर अमृता हो? अब्दुल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई ये आजकल की लड़कियों को तुम जानते नहीं हो। रोहित सर के करीब आने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ क्यों खड़े हैं? ताकि रोहित सर को ऐसे लोगों से हम दूर रख सकें। दोनों गार्ड हंसते हुए फिर से अपनी ड्यूटी करने लगे। अगले दिन सुबह भी जब रोहित ने अनिका को मिलने नहीं बुलाया तो अनिका सोच में पड़ गई। मेरे मैसेज के बावजूद रोहित ने मुझे मिलने क्यों नहीं बुलाया, जो खुद इतने वक्त से डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहा था। जब अब डॉक्टर अमृता सामने से उससे मिलना चाहती हैं तो उससे मिलने से इनकार क्यों कर रहा है? अनिका को किसी भी तरह अपने बेटे के बारे में जानकारी चाहिए थी, इसलिए रोहित की दादी का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। अनिका अभी ये सोच ही रही थी कि हॉस्पिटल से ज्योति बुआ का फ़ोन आया। ज्योति बुआ अनिका से मिलना चाहती थी। अनिका को भी याद आया कि उसे ज्योति के ऑपरेशन के बाद उनकी रिपोर्ट्स भी एक बार देखनी थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पर अंजलि आंटी अब्दुल से बातें कर रही थी। अब्दुल ने अंजलि आंटी से कहा, मैडम आई एम सॉरी, हमारी होटल का सिक्योरिटी सर्वर में वायरस आ गया था, उसी की वजह से कल की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई। आई एम रियली सॉरी, हम उस लड़की का पता नहीं लगा पाए जिसने किशन सर की जान बचाई थी। ये बात सुनकर अंजलि आंटी बहुत मायूस हो गई। उसे एक बार उस लड़की को थैंक्स कहना था जिसने उनके हस्बैंड को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। अभी अंजलि आंटी अब्दुल से बात कर ही रही थी, तभी उन्होंने देखा हॉस्पिटल के बाहर एक टैक्सी रुकी। एक लड़की उतरकर हॉस्पिटल स्टेयरकेस की ओर चलने लगी। उम्र की वजह से अंजलि आंटी की दूर की नज़र थोड़ी कमज़ोर ज़रूर थी, मगर दूर से ही उन्हें लगा कि इस लड़की की चाल ढाल बिल्कुल उस लड़की जैसी है। तभी अनिका की सलवार कमीज़ का दुपट्टा कॉरिडोर में लगे एक पौधे में फंस गया। अंजलि आंटी तेजी से उस लड़की की तरफ चलने लगी। अनिका ने अपना दुपट्टा पौधे से हटाया और फिर से स्टेयरकेस की ओर चलने लगी। अंजलि आंटी ने पीछे से अनिका को आवाज़ लगाना शुरू किया, अरे बेटा सुनो, हेलो सुनो, मैं तुमसे कह रही हूँ। इतना सुनकर कॉरिडोर में खड़े 3-4 लोगों ने मुड़कर अंजलि आंटी की तरफ देखा, मगर उनकी आवाज़ हॉस्पिटल के शोर में अनिका को सुनाई नहीं दे रही थी। स्टेयरकेस के पास आते ही अनिका ने देखा कि सामने की लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था। उसने सोचा कि लिफ्ट से जल्दी सेकंड फ्लोर तक पहुंच पाएगी। उसने सोचा कि लिफ्ट से जल्दी सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाएगी, इसलिए वो लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट में जाने के बाद जैसे अनिका मुड़ी तो अंजलि आंटी को उसका चेहरा साफ नजर आया। वो कभी नहीं भूल सकती थी उस चेहरे को जिसने उनके पति की जान बचाई थी। अंजलि आंटी ने अब्दुल को इशारा करके कहा, यही है वो लड़की जिसने मेरे पति की जान बचाई थी।